जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा देने वाले हर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम विज्ञान में भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर से हम लोग अपना पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर की बात करें तो इसका पहला हेडिंग जो हमें मिलेगा प्रकाश मिलेगा। तो अगर हम प्रकाश की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, उसे हम प्रकाश कहेंगे। अगर हम प्रकाश अब इसके बाद हम प्रकाश के स्रोत की बात करेंगे तो हमारा प्रकाश का जो स्रोत होता है दो प्रकार का होता है। पहले वो हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे, दूसरे को हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। अगर हम दीप्त प्रकाश स्रोत की बात करें तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर जैसे की बात किया जाए, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब इत्यादि। वहीं अगर हम आदित्य प्रकाश स्रोत की बात करें तो आदित्य प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होते हैं। जैसे की बात करें, जैसे चंद्रमा, कांच इत्यादि। तो ये हमारे आदित्य प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। जब हम प्रकाश स्रोत की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्रकाश के गुण की बात करेंगे। तीसरी हेडिंग होगी हमारी प्रकाश के गुण। अगर हम प्रकाश के गुण और प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रकाश का पहला गुण होता है प्रकाश एक अदृश्य होता है, फिर भी हमें उससे कोई वस्तु दिखाई देती है। अगर हम दूसरे गुण की बात करें, प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में गमन करती है। अगर तीसरे गुण की बात करें तो प्रकाश के संचरण के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो प्रकाश होता है निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बाद प्रकाश के बारे में और गुण की बात करें तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय गुण रखता है। अगर प्रकाश के और एक गुण की बात करें तो प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में इनका भिन्न भिन्न चाल होता है। हमें प्रकाश का जो चाल होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। इसका एक और होता है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ ये आपके दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग कंटेक्ट कर लेना, याद कर लेना। इसके बाद हम प्रकाश के गुण के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा हम लोग इसके बाद प्रकाशित माध्यम की बात करेंगे। तो प्रकाश के गुण के बाद हम लोग प्रकाशित माध्यम की बात करेंगे।
प्रकाशित माध्यम की बात करें तो प्रकाशित माध्यम जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशित माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग पारदर्शक माध्यम कहेंगे, पारदर्शक माध्यम। दूसरे को हम लोग पारभाषक माध्यम कहेंगे, पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। तीसरे को हम लोग अपारदर्शक माध्यम कहेंगे, अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। पारभाषक की बात करें तो तो ये हमारे प्रकाशित माध्यम है, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। अगर हम पारदर्शक माध्यम की बात करें तो इसमें जो प्रकाश होता है पूर्ण रूप से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, उसे हम लोग पारदर्शक माध्यम। इसमें प्रकाश आसानी से संचरण कर लेता है, उसे हम लोग पारदर्शक माध्यम कहेंगे। जैसे की बात करें, जैसे वायु, कांच इत्यादि। उसी प्रकार हम पारभाषक की बात करें तो पारभाषक में प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से बाहर निकल पाती हैं, आंशिक रूप से कुछ प्रकाश की किरणें बाहर जाती हैं। अगर हम जैसे की बात करें तो इसमें जैसे में हो जाएगा हमारा तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। दूसरा की बात करें तो हो जाएगा दूषित जल, दूषित जल। और तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा हो जाएगा घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा कांच। ये हमारे पारभाषक माध्यम के उदाहरण। उसी प्रकार अपारदर्शक की बात करें तो जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार न हो पाए उसे हम लोग अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। अगर जैसे की बात करें, जैसे में आ जाएगा आपका लकड़ी, लोहा, रबर, ये सब हमारे जो होंगे अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम के बाद हम लोग प्रकाश किरण की बात करेंगे। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण की परिभाषा की बात करें तो प्रकाश किरण की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, जब प्रकाश पारदर्शक माध्यम में, जब प्रकाश पारदर्शक माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है तो उसी पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं, उसी पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। इसी प्रकाश किरणों के समूह की बात किया जाए तो प्रकाश की किरणों के समूह जो होते हैं उसे हम लोग प्रकाश पुंज कहेंगे। अगर हम प्रकाश पुंज की बात करें तो प्रकाश पुंज जो होते हैं हमारे, प्रकाश पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा हमारा होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। अगर हम अभिसारी प्रकाश पुंज की बात करें तो इसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे हम लोग, जो हमारी प्रकाश किरणें होती है एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब बुलाना, यानी जब सारी किरणें को एक ही बिंदु पर अगर हम बुलाएं या मिलाएं तो ये हमारी अपसारी प्रकाश पुंज होगा। तो अपसारी मतलब अप माने फैलना, फैल जाना। जब हमारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अगर हम समांतर प्रकाश पुंज की बात करें तो इसमें जो प्रकाश होते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसे हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, तो समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज के बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो जब प्रकाश किरणें किसी पालीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो उसके लौटने की जो क्रिया होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें भिन्न स्थितियों का आकलन करना होता है। इसके लिए हमें प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होनी चाहिए, जिसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण जब ये किसी पालीदार सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौटेगी उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण ये आपतित किरण पालीदार जो सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु जब हम इस आपतन बिंदु से पालीदार सतह के लंबवत कोई रेखा खींचते हैं तो उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। अब हम आपतन कोण की बात करें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे प्रकाश के परावर्तन के कुछ परिभाषा। परावर्तन के प्रकार ये हमारे परावर्तन जो होते हैं निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। दूसरा जो होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अगर नियमित परावर्तन की बात करें तो नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। जैसे ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हुआ, ये हमारी प्रकाश की किरणें, ये हमारा परावर्तन पृष्ठ। फिर दूसरी हमारी आएगी, ये दूसरी इसके समांतर हो जाएगी। फिर तीसरी किरण आएगी, ये इसके समांतर। ऐसे हमारे नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। उसी प्रकार अगर अनियमित परावर्तन की बात करें तो अनियमित परावर्तन के लिए हमें खुरदरे पृष्ठ, इसमें प्रकाश किरणें खुरदरे पृष्ठ से टकराने के बाद अनियमित रूप से इनका परावर्तन होता है। प्रकाश किरण अनियमित परावर्तन में खुरदरे पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश किरणों का परावर्तन अनियमित होता है। ये इधर उधर फैल जाती है, ये इधर उधर फैल जाती है, ऐसे करके फैल जाती है। इसे हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बाद हम लोग परावर्तन के नियम की बात करेंगे। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं। प्रथम नियम, दूसरा होता है द्वितीय। अगर प्रथम नियम की बात करें तो प्रथम नियम में हमारा होता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसी प्रकार अगर हम द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम में जो होता है आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये हमारे परावर्तन के नियम हो गए।
परावर्तन के नियम के बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का उत्क्रमणीयता। प्रकाश का उत्क्रमणीयता। अगर हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता की बात करें तो जो हमारे परावर्तन की जो घटना होती है, आपतित किरण का समतल से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाना, उसमें हम क्या करते हैं, जब हम लोग इसे आपतित किरण, इसे हम लोग परावर्तित किरण, अगर हम उत्क्रमणीयता की बात करें, उत्क्रमणीयता की बात करें, उत्क्रमणीयता में हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, परावर्तित किरण को क्या मान लिया जाए, आपतित किरण मान लिया जाए, आपतित किरण, तो हमारा जो आपतित किरण होता है परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगता है, परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगता है। इसी को हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बाद हम लोग प्रतिबिंब की बात करेंगे कि प्रतिबिंब, तो हम प्रतिबिंब की बात करेंगे। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा जो होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला जो होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा जो हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो जब वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी निश्चित बिंदु पर टकराती हैं, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं, पर्दे पर देखा जा सकता है, ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। अगर वही आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो किसी वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें मिलती हुई, वास्तव में न मिलके मिलती हुई प्रतीक हो, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन कैमरे में कैद कर सकते हैं, कैमरे में कैद कर सकते हैं। प्रतिबिंब के बाद हम लोग दर्पण की बात करें तो दर्पण जो होता है किसी कांच के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का हम लोग परत चढ़ा देते हैं, तो दर्पण का रूप धारण कर लेता है। अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण उसे कहेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ एक समतल हो और उसके एक भाग पर लाल ऑक्साइड का हो परत चढ़ी हो, लाल ऑक्साइड का परत चढ़ी हो, तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। कांच का उस कांच को कहेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो तथा उसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड की परत चढ़ी हो, तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं। अगर हम समतल दर्पण के गुण की बात करें, समतल दर्पण के गुण की, अगर समतल दर्पण के गुण की बात किया जाए तो समतल दर्पण का पहला गुण होता है इसमें वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। पहला गुण ये प्रतिबिंब की लंबाई की बराबर होती है, बराबर होती है। अगर हम दूसरे गुण की बात करें, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अगर हम तीसरे गुण की बात करें तो जो हमारा तीसरा गुण होता है किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए, पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए
वस्तु की वस्तु की आधी लंबाई, वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 फीट के हैं तो अगर हमें पूरे रूप से अगर हमें दर्पण में खुद को देखना है तो समतल दर्पण की लंबाई 2.5 फीट की होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर हम चौथे चौथे गुण की बात करें तो चौथा गुण कहता है कि हम लोग दर्पण से जितना आगे खड़े रहेंगे हम लोगों का प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा।